हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक सेकंड, रिकॉर्डिंग देखना चाहें। हाँ, चल रही है, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। पहले कड़ी में हमने पूरे के पूरे इतिहास को देख लिया था, मतलब प्राचीन इतिहास से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री तक के सारे कंडीशंस को देख लिया था हम लोगों ने। अब मॉडर्न हिस्ट्री की सेकंड कंडीशन को यहाँ पर बताया गया है और अलग से सिलेबस में टॉपिक दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो हमारा ये टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन ये है कि स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष क्या थे। तो इसमें पहला टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। पहला क्वेश्चन है इसमें, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, हसरत मोहानी जी थे। हसरत मोहानी को ने मतलब पूर्ण स्वराज का सबसे पहले मांग उन्होंने ही किया था। इसका एलिब्रेशन देखते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता और प्रसिद्ध कवि, एक सेकंड में इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा बेहतर तरीके से दिखाई देगा। प्रसिद्ध कवि खिलाफत आंदोलन के नेता हसरत मोहानी थे। उन्होंने अहमदाबाद में 1921 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कांग्रेस के मंच में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। मतलब सबसे पहले अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में हसरत मोहानी जी ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग किया था। उसके बाद पूर्ण स्वराज की कांग्रेस के मंच से पहली बार जो मांग की गई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में मांग की गई थी, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज शब्द यहीं से ऊपर करके सामने आया था। नंबर 2 है प्रश्न का, 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है। तो यहाँ उत्तर होगा सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मडन यूनिवर्सिटी 1875 में बना हुआ था, आपको पता होगा। बाद में ये जो है फिर 1920 में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना था। तो 1875 में अलीगढ़ आंदोलन से सर सैयद अहमद खान का नाम जुड़ा था। सर सैयद अहमद खान 1817 से 1898 ईस्वी तक मुसलमानों के सबसे प्रमुख समाज सुधारक थे। वह आधुनिक वैज्ञानिक विचारों पर काफ़ी प्रभावित थे तथा जीवन भर इस्लाम के साथ उनका तालमेल करने के लिए प्रयास करते थे। मतलब अपने वैज्ञानिक सोच को वो इस्लाम में मर्ज करके देखते थे हर चीज़ को। उन्होंने कहा कि धर्म के तत्व भी अपरिवर्तनीय नहीं हैं। धर्म अगर समय के साथ नहीं चलता तो वह जड़ हो जाएगा। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी और ये हर धर्मों पर लागू होता है, जैसा कि भारत में हुआ है। उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और पाश्चात्य विज्ञान और संस्कृति के प्रचार करने वाले एक केंद्र के रूप में उनकी भूमिका थी। बाद में 1920 में कॉलेज का विकास अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में हुआ है। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले और प्रारंभिक चरण को डैश चरण 1885 से 1905 में क्या कहा जाता है। तो यहाँ होगा मध्यम चरण, इसको कहा जाता है, ये मध्यम चरण है। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले और यह प्रारंभिक चरण को उदारवादी चरण 1885 से 1905 कहा जाता है। प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। तो 1885 से 1905 तक का पहला चरण है। ठीक है, इसे मध्यम चरण के नाम से भी जाना जाता है। अस्पष्ट लक्ष्यों के साथ स्थापित इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था, जो पश्चिम की उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से प्रेरित था। इसे मध्यम चरण भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड टॉपिक है हमारा स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। तो यहाँ पर देखिए कि गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो यहाँ उत्तर होगा चौरी चौरा घटना। आपको पता होगा कि 1917 में जब कांग्रेस का अधिवेशन एनी बेसेंट द्वारा किया जा रहा था, तो एनी बेसेंट जब वहाँ कर रहे थे तब बापू जी की एंट्री होती है, 1915 के आसपास होती है। 16-17 तक वो चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट कर देते हैं, तो राजकुमार शुक्ला के नेतृत्व में। तो गांधी जी यहाँ से उभरना स्टार्ट हुए थे। तो 1920 के आसपास जो है ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट, चूँकि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। ठीक है, तो उसी को लेकर के लोगों में असंतोष था ही। तो उसके बाद जो है ये
अपना 1920 के आसपास जो है असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट किए तो उसके बाद फिर जनता उग्र हो गई और जो है ये चौरी चौरा घटना हो गया। देखते हैं क्या है। ये UPSSC सप्लाई इंस्पेक्टर एग्जाम डेट 17/7/2022 का क्वेश्चन है और वीडियो में भी पूछा गया है 2023 वाले में। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित एक कस्बा है। इस कस्बे में 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना घटित हुई। किसानों की भीड़ ने यहाँ के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना को देखकर महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन 1920-22 को वापस ले लिया। इनका एक केंद्र बिंदु था कि हम हिंसा को कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे, अगर हिंसा हुआ तो हम उसका त्याग करेंगे। बापू की ये चीज़ें, ये रणनीतिक जो थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन को सबसे आगे लेके गई हैं। नंबर 5 क्वेश्चन देखें। अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया था? तो गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट क्या था? आंसर नंबर ए है इसमें। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया, जो कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में स्टार्ट हुआ था। सिविल जो है वुमेन मूवमेंट जो होता है वो 1931 में बंद कर दिया गया। गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। श्री KM मुंशी ने इस समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना कहा है। ठीक है, प्रसिद्ध KM मुंशी जो थे ये राजनीतिज्ञ थे और आपको पता होगा कि जब भारत आज़ाद हो रहा था तो ये प्रारूप समिति के एक सदस्य भी थे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1930 में गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का क्या कारण था? अच्छा, वो जो था ये मैंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया आपको। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था और 1920 में वो जो है 1931 में समाप्त हो गया। बाकी ये जो आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन था, असहयोग आंदोलन था। तो असहयोग आंदोलन 1920 में चालू हुआ था और जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसएबल्ड मूवमेंट जो है ये 1930 में चालू हुआ था। देखिए मैं भी कंफ्यूज हो गया बोलने में, तो आप तो देखते रहिएगा, मैं यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। तो इनमें से कोई घटना नहीं है, तो भाई देखते हैं पहले आगे। यहाँ पर ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना, ये सही बात है। हुआ क्या था? महात्मा गांधी द्वारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना था। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक में ही गांधी जी ने को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर दी गई। यद्यपि गांधी जी ने आंदोलन को टालने का प्रयास किया, परंतु तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा न्यायोचित मांगों को न माने जाने पर उन्होंने आंदोलन का निर्णय लिया। फलस्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो 11 सूत्री गांधी इरविन समझौता था उसको वो नहीं मान रहा था इरविन, तो उन्होंने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से स्टार्ट कर दिया कि हम दांडी मार्च करेंगे। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी के आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने की राजी किया था कि मतलब आप केवल पुरुष को ही नहीं, स्त्रियों को भी लीजिए, महिलाओं को भी लीजिए? तो यहाँ होगी कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, दांडी नमक यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय नामक सामाजिक कार्यकर्त्री ने गांधी जी के आंदोलन को केवल पुरुषों तक न सीमित रखने के लिए राजी कर लिया था। 24 दिवसीय इस मार्च की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की थी। तो 12 मार्च 1930 को 24 दिन का ये मार्च था और कमला देवी चट्टोपाध्याय के मतलब सुझाव पर ये महिलाओं को भी इसमें शामिल कर लिए थे। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो 11 सूत्री मांग किया जा रहा था उसकी पूर्ति न करने के बाद इरविन ने कहा हम नहीं करेंगे, तो उसी के विरोध में ये निकाला गया था नमक सत्याग्रह, नमक कानून को तोड़ने का। 16 अप्रैल को 78 प्रतिनिधियों के नेतृत्व में, 78 प्रतिनिधि इसमें थे,
के साथ गांधी जी ने समुद्र किनारे दांडी नामक गांव पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा था और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, यहीं से सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए आके देखते हैं। तो कब हुआ था मतलब दांडी मार्च? 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? हम कोई आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे, 1920 में हुआ था। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 1922 में हुई थी। 20 अप्रैल क्या था? एक सेकंड रुक जाइए, टाइमिंग भी होना जरूरी है। 4 फरवरी 1922 को सब चौरी चौरा घटना हुई थी। चलिए ठीक है, यहाँ डेट जो है यहीं से याद होगा आपको, जब कई बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च, अब इसमें नहीं दिया गया, में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति की गठन किया गया था 1919 में। 1919 में कई घटनाएं हुई थी, आपको पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो इससे जो है हिंदू नाराज़ हो गए थे और मुस्लिम जो है ये खलीफा को जो है अलग कर दिया गया था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तो यहाँ मुसलमान भी खिलाफत कर रहे थे। हालांकि गांधी जी ने जब अपना इसमें समर्थन दिया खिलाफत आंदोलन में, तो जिन्ना ने मना किया कि इससे जो है आप जो ऐसा कर रहे हो इससे धार्मिक सद्भाव की दृष्टि से दिक्कत होगी, लेकिन गांधी जी ने नहीं माना था। तो यहाँ पर जिन्ना की एक अहम भूमिका दिखाई देती है कि जिन्ना किस हिसाब से पहले व्यक्तित्व था और बाद में कैसे हुआ, और मनुष्य के विचार बनते हैं उसके साथ किए गए कर्मों से। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारे कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जिससे जिन्ना का विचार बदला। खिलाफत समिति का गठन मार्च 1919 में बम्बई में हुआ था। खिलाफत समिति का गठन हकीम अजमल खान, मौलाना आज़ाद अली भाइयों, मोहम्मद अली और शौकत अली और हसरत मोहानी के नेतृत्व में किया गया था। आपको हसरत मोहानी नाम याद आ रहा होगा। इन्होंने ही सबसे पहले क्या कहा था? 1921 का अधिवेशन था और इन्होंने कहा था इसमें कि हम जो है पूर्ण स्वराज चाहते हैं, इन्होंने ही कहा था। बाद में 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कांग्रेस के व्यक्तिगत मंच से। महात्मा गांधी की सलाह पर खिलाफत समिति ने असहयोग की नीति अपनाई थी। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए। बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिज़ाइन किया गया था। ये स्वदेशी आंदोलन के समय था। ठीक है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिज़ाइन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा शुरू किया गया था, जो बंगाल के विभाजन के खिलाफ था। कर्जन के बंगाल विभाजन के खिलाफ ये दिया गया था। खिलाफत मुद्दे को उठाने में महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? ठीक है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में एकता लाने के लिए, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। हिंदू और ईसाइयों के बीच एकता लाने के लिए में से कोई नहीं, तो नहीं होगा। हिंदू ईसाई से कोई मतलब नहीं, जो अंग्रेज़ खुद ईसाई थे और परेशान कर रहे थे यहाँ, तो ईसाई यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों को भी एकता लाने के लिए उन्होंने किया था। ठीक है, खिलाफत मुद्दे में महात्मा गांधी ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने के लिए अभूतपूर्व अवसर के रूप में इसे देखा। खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा खलीफा के पद की समाप्ति की थी और इसका नेतृत्व भारत में अली बंधुओं मतलब मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में हुआ था। हालांकि इसमें हसरत मोहानी भी थे। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? नंबर 1 होगा महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के वित्त में पोषण, कलकत्ता निगम 1899, बंगाल के विभाजित करने का निर्णय। तो ये सही है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900, अब इसको आप याद भी कर सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपका काफ़ी अच्छा। पंजाब भूमि हस्तांतरण नियम कब आया था? कलकत्ता निगम अधिनियम कब आया था? ठीक है, तो ये सब पूछा जाता था, इसको याद कर लीजिए डायरेक्टली। कई क्वेश्चन इसमें अगर आप देखेंगे तो उभर करके सामने आता है। स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप कहा जाता है। अगस्त 1905 में बंगाल के टाउन हॉल में आयोजित एक बैठक में इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी और स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल के टाउन हॉल से स्टार्ट हुआ था 1905 में। अब आपको पता होगा कि 1905 तक बापूजी नहीं आए थे और यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया हुआ था? तो भैया ये साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था नमक सत्याग्रह। यहाँ दांडी भी दिया गया है। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था 78 प्रतिनिधियों के नेतृत्व में और ये सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के
न मानने के कारण स्टार्ट हुआ था। और जैसे ही इन्होंने नमक सत्याग्रह तोड़ा था अपने 78 प्रतिनिधियों के साथ, वैसे ही सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और ये अंत कब हुआ था? तो 1931 में गांधी-इरविन समझौते के बाद 31 मार्च 1931 को गांधी-इरविन समझौते के आधार पर ये खत्म हो गया था। ठीक है, ये देखिए आप, गांधी जी ने 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के मध्य नमक कर लगाने के विरोध में साबरमती से दांडी तक सत्याग्रह किया। 24 दिवसीय सत्याग्रह था। 6 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे और नमक कानून को तोड़ते हुए यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, क्योंकि बड़े वीडियो जो होते हैं व्यूज़ वगैरह कम आते हैं, इसलिए हम छोटे छोटे लेकर के चलेंगे और टॉपिक काफ़ी बड़ा है। निम्नलिखित में से गांधी ने कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जोड़ा? तो भैया नील कृषक क्या थे? तो चंपारण सत्याग्रह। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया था, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन का 3/20वें हिस्से में, ठीक है, नील की खेती करना मैंडेटरी हो गया था, मतलब अनिवार्य था। इसे ही 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। तो गोरे बागान के मालिकों ने, गोरे बागान एक स्थान था बिहार में, और वहाँ के मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया था, चूँकि किसान बेचारे पढ़े लिखे तो थे नहीं, उनसे अनुबंध करा लिया गया था कि आप जो है अपनी भूमि के 3/20 भाग पर मैंडेटरी रूप से, मतलब अनिवार्य रूप से आप नील की खेती करेंगे। जर्मनी के रासायनिक रंगों के आ जाने से चंपारण में यूरोपीय बागान मालिकों की नील की खेती बंद करने को मजबूर हुए। किसान भी इस अनुबंध से मुक्त होने चाहते थे, लेकिन इस अनुबंध से मुक्त करने के लिए बागान मालिकों ने लगान व अन्य गैर कानूनी करों, जिसे अबाबों को मनमाने ढंग से बढ़ा दिया गया था। भाई चूँकि अब जर्मनी में कृत्रिम रंग आ गया था, तो अब धीरे धीरे नील का व्यापार ठप हो गया। तो किसान ऐसे उबरना चाहते थे कि भाई जब खत्म हो गया तो मैं क्यों इसको बोऊँ, अब इसको हमसे मुक्त करिए। तब भी जो है वो मुक्त नहीं कर रहे थे। इसी बढ़ोतरी के खिलाफ किसानों का विरोध काफ़ी मुखर हुआ, और किसानों के समक्ष उपस्थित संकट से मुक्ति दिलाने के लिए राजकुमार शुक्ला ने गांधी को चंपारण आने के लिए राजी किया। मामले में गांधी जी के हस्तक्षेप से सरकार ने एक आयोग गठित किया और गांधी को भी इसका सदस्य बनाया। अंततः किसान जिन समस्याओं से पीड़ित थे वह समाप्त हो गई। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह से हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, दांडी मार्च, जिसे साल्ट मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने का कारण बना? ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो भैया 1920 में हुआ था, 1919-20 में। चौरी चौरा कांड, ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ने, असहयोग आंदोलन, सॉरी एक सेकंड कंफ्यूज कर गया, ये जो है आपका 1920 में हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन आप कमेंट बताइए कब हुआ था। ये इससे आगे हुआ था। ये सबसे, अगर तीनों में क्रोनोलॉजी में करना हो तो सबसे पहले कौन हुआ था? सबसे पहले हुआ था ये असहयोग आंदोलन, उसके बाद चौरी चौरा कांड दूसरे पे, तीसरे पे सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौथे पे भारत छोड़ो आंदोलन। ये क्रोनोलॉजी में आप कर सकते हैं। 1942 में असहयोग आंदोलन हुआ था, यहाँ पर लिख लीजिए 1942। में असहयोग आंदोलन। कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 241 मील की यात्रा करते हुए साबरमती आश्रम से दांडी नामक तटीय कस्बे तक पहुँचे। अपने कितने प्रतिनिधि सर? 75 प्रतिनिधियों का 78 प्रतिनिधियों के साथ गए थे। दांडी पहुंचकर उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी, और असहयोग आंदोलन 1920-22 तक चला। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 तक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चला था।
तो ठीक है भाइयों, आज के लिए इतना है। चूँकि टॉपिक काफ़ी बड़ा है तो हम थोड़ा थोड़ा लेकर के चलेंगे और वीडियो काफ़ी बड़ी भी ना हो, जिससे कि ठीक ठाक मतलब चलता रहे। ठीक है, नमस्कार।